2025 में फिर मेरी टिकट कट गई। गुस्सा बहुत था, मन के अंदर टीस बहुत थी कि एक व्यक्ति जो लगातार जीता हो, आखिर पार्टी उसकी टिकट क्यों काटे। न मेरे पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप था। 17 साल के बाद जब मैं वहां पहुंचा, भले विपरीत परिस्थिति, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा था। वहाँ मुस्लिम वोट ज्यादा थे, हिंदू वोट कम थे, पहाड़ के वोट न के बराबर। और मेरी पार्टी ने मुझे बहुत तो कही थी, लेकिन जो कहा वो नहीं किया। मैंने 1998 में जब वहाँ विधायक बना तो मैं वहाँ गंगा जल लाया था 2008 तक। क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि अगर किसी की 10 या 15 मिनट के लिए लाइट भी चली जाती थी तो सीधे विधायक को फोन घुमाते थे। मैंने कहा ना, लोगों की आदतें खराब करनी चाहिए। वो मेरे तक आते थे काम करवाने के लिए, वो काम हो जाता था, मैं उनको कॉल बैक करता था। उस अधिकारी को कहता था उस व्यक्ति का ये नंबर है, उनको बताओ कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, रीजन क्या है। नहीं, पहाड़ की जिंदगी तो अपने आप में बहुत बड़ी कठिन जिंदगी है जी। एजुकेशन को पाने के लिए हमको 15 या 10 या 15 किलोमीटर जाना पड़ता हो तो इसके से बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। 5 कदम भी पैदल नहीं चलते, तब किलोमीटर हम दौड़ते थे। ऑटोमोबाइल्स का अपना बिजनेस था, ऑटोमोबाइल्स का काम करते थे, गाड़ियां हमारे पास होती थी। तो इस यार्ड में मैंने एक बस भी खरीदी जो शालीमार बाग से रीगल तक चलती थी। 164 नंबर रूट पे हमारी बस चलती थी। तो गाड़ियों का मुझे बहुत शौक था। मैं अपनी कुल देवी चंद्रबदनी गया, धारी देवी के दर्शन करने गया, धारी देवी के बाद में माँ भगवती के दर्शन करने गया। उत्तराखंडी बोली को राज्य भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। 1998 में पहली बार विधायक बना तो मैं संघ की बदौलत ही विधायक बना। संघ ने मेरा एक नाम दिया था, यदि जमुना पार्क को ठीक करना है इस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, क्योंकि मैं कट्टर आदमी था। इस बार का चुनाव अपने आप में बहुत कठिन चुनाव था, कठिन बहुत। डर लग रहा था। डरता तो मैं हूँ नहीं। मैं जब उसका नाम मैंने मुस्तफा सुना तो मुझे बड़ी एलर्जी सी होती थी। मेरे मन के अंदर एक चीज होती थी, आखिर ये मुस्तफा है क्या, कि मैं जीतूंगा तो मुस्तफा का नाम बदलूंगा, सिर्फ बिहार रखूंगा। बहुत तल्ख मिजाज के नेता हैं, गुस्सैल में। आपको लगता है कि आपको गुस्सा आता है बहुत? क्योंकि करावल नगर में सड़कें नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी। मैं किसी की भैंसा बुग्गी ले आए तो मैंने अपनी कार का पास उसकी सींग पे लगा दिया और भैंसे को अंदर विधानसभा में बांट के। तो वो कहने लगे गेट पे, कहने लगे साहब आप भैंसा बुग्गी में नहीं आ सकते। मैंने कहा रूल दिखाओ। बजट सत्र था, सरकार ने हमें बजट नहीं दिया, तो मैं 7 गधे ले गया। जब विधानसभा के अंदर पहुंचा तो हंगामा मच गया पूरे उसे गधे। मैंने कहा हाँ, गधों की सरकार है और मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। वो ऐसा दृश्य मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। हमारे यहाँ से खजूरी से एक बच्चा जो आईवी के अंदर सर्विस करता हो, अंकित शर्मा, उसको घसीट करके ले गए। 465 चाकू से उसमें घाव कर दिए। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उस बॉडी को नाले में फेंक दिया। फेंकने के तीसरे दिन वो बच्चा आया। मतलब ऐसा भयावह स्थिति देख करके निश्चित रूप से मन के अंदर एक ऐसा लगता है व्यक्ति को कठोर होना चाहिए। एक हमारा पहाड़ का ये व्यक्ति जो रोजी रोटी रोजगार के लिए वहाँ आया हो, एक होटल पे नौकरी करता हो, दिलवर सिंह नेगी, उसके जिस प्रकार के हाथ काट दिए, आंखें निकाल दी, पाँव काट दी, वो दर्दनाक घटना कई बार मन को बहुत विचलित करती है। लोग पछता रहे, अब पछताने लगे कि बिष्ट जी अब यहाँ से चले गई, यहाँ का डेवलपमेंट कौन करेगा, डेवलपमेंट की योजनाओं को कौन लाएगा। वो व्यक्ति था जिसको हम रात को भी फ़ोन कर देते थे, दिन में भी फ़ोन करते थे, भले ही कोई मीटिंग में रहता था, उसके बाद कॉल बैक होता था। मुझे दूसरी पार्टियां लपक रही थी, उन्होंने भी कहा था साहब आइए आप साइन कर दीजिए, आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए। मैंने वो समय भी देखा जब हमारे पास पैसा नहीं होता था। तो पैसा नहीं था उस समय में, 98 में मेरी पार्टी ने मुझे 2.5 लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए 1998 में दिए थे। मदन लाल खुराना जी में मुझे खुद टिकट देने मेरे घर पे आए थे। उत्तराखंड का व्यक्ति ईमानदार है, परिश्रमी है, मेहनती है,
हमारा जैसा व्यक्ति यदि वहाँ जाता है, वो उसको क्या लगेगा, 2 3 4 दिन 6 दिन वो अच्छा लगेगा, बाकी उसकी जेब में जब तक पैसा रहेगा तब तक तो वो रहेगा, उसके बाद वो फिर वापस लौट। सबसे बढ़िया उत्तराखंड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। और आज हमारा ये पॉडकास्ट खास होने वाला है। जी हाँ, खास इसलिए क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता, पार्षद, 6 बार के विधायक और फिर डिप्टी स्पीकर, जी हाँ, मैं बात कर रही हूं मोहन सिंह बिष्ट की। जी हाँ, वही शख्स जो निकला था 70 के दशक में अल्मोड़ा के गांव से, पहुंच गया दिल्ली और फिर उसके बाद क्या हुआ, कहां से शुरू हुआ राजनीतिक सफर, ये हम सारी बातें, तमाम बातें जो हैं आज इस पॉडकास्ट में करेंगे और जानेंगे उनकी जिंदगी के तमाम अनेक पहलुओं को भी। और एक और चीज के लिए मोहन सिंह बिष्ट जी जाने जाते हैं। आजकल जिस तरह से हम कुछ वायरल वीडियो देख रहे हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो सीधे विधानसभा से निकलकर आती हैं, तल्ख तेवर, सख्त अंदाज में। कहते हैं ना कि पहाड़ी है और पहाड़ी जब अपने पर आ जाए तो सबकी बोलती बंद कर देता है। तो चलिए, अपन जो हमारे मेहमान छन आज मोहन सिंह बिष्ट जी छन और आज उनर दिगड़ हमार बात होली, तो पहली हम उनर स्वागत कर लीनू और बात करनी उनर दिगड़ कि कैस उनर जीवन रहो और आज जो मुकाम उन रैरी कैस यो हासिल हो। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहले मेरे जो मन में उत्सुकता थी आपसे ये जानने के लिए, जब मैंने ये देखा कि 6 बार से आप विधायक लगातार दिल्ली में, है ना, अल्मोड़ा से आप निकले दिल्ली, फिर ये सफ़र वहाँ पर पहुँचा। आज कैसे उस पूरे अपने सफ़र को देखते हैं आप? कब परिवार उत्तराखंड के अल्मोड़ा से फिर दिल्ली आया? पूरा किस तरह का वो मुकाम रहा आपका? निश्चित रूप से पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम कोई राजनीतिक सफर नहीं था हमारा। हमारा सफर ये था कि रोजी मिले, रोटी मिले, रोजगार के लिए हम आने वाले दिनों के अंदर हम कुछ न कुछ बने। इस प्रकार की सोच को लेके हम पहाड़ से निकले थे। और पहाड़ की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। स्थिति क्या है, न रोजी है, न रोटी है, न रोजगार है। कोई ऐसे संसाधन नहीं है जिसकी वजह से आगामी आने वाले दिनों के अंतर्गत आदमी अपने भविष्य के बारे में सोच सके। हम तो अपने काम धंधे की तलाश में आए थे एक ऐसे दशक में। और मेरे को जो लगता है हमारे पूर्वजों की कोई ऐसी करनी होगी जिसका फल हम सब लोगों को मिल रहा है। हमारे परिवार के लोगों का राजनीतिक बहुत बड़ा योगदान था। हमारे परिवार से 1963 में, जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जंग बहादुर सिंह बिष्ट थे। उसके बाद जसवंत सिंह बिष्ट। मेरा राजनीतिक सफर जो चालू हुआ वो संघ की शाखाओं से। 1993 में पहली बार मेरी टिकट कटी। फिर 1996-97 में जब नगर निगम का चुनाव होता है तो उसमें मेरी टिकट फिर काट दी गई। 1998 में जब दिल्ली के अंदर प्याज की हवा चल रही थी तो मुझे टिकट दी गई। और टिकट देने के बाद मैं वहां से चुनाव जीत चुका है और दिल्ली की विधानसभा का सदस्य बन गया। लेकिन जब मैं वहां से चुनाव जीता तो बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। न वहाँ बिजली थी, न वहाँ पानी थी, न वहाँ सड़कें थी, न स्कूल थे, न हॉस्पिटल थे, न आने जाने के लिए कोई ऐसे संसाधन नहीं थे। वो एरिया एक ऐसा एरिया था जहाँ गुंडागर्दी इस प्रकार का आलम था, समस्याओं का अंबार था। लेकिन एक मेरा जैसा असाधारण व्यक्ति जो उस चुनाव के अंदर जीता हो,
तो कठिनाइयों का पहाड़ मेरे सामने खड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कठिनाइयों का की परवाह नहीं की। मेरी आदत शुरू से जूझने की है, संघर्षों से लड़ने की है, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे पे परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और आशीर्वाद होने के साथ-साथ मैं जिस काम में हाथ डालता था, उस काम में मुझे सफलता मिलती थी। भले ही देर होती थी, लेकिन काम को मैं करके दिखाता था। जहाँ बिजली ना हो, जहाँ सड़कें ना हो, जहाँ पीने के पानी ना हो, जहाँ पार्क की व्यवस्था नहीं हो, जहाँ स्कूल नहीं हो, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र हो, लोग वहाँ पे बहुत से ऐसे, लेकिन उसके बावजूद मुझे हर बात में वहाँ सफलता मिली। सफलता के मिलने के बाद मैं एक बहुत बड़ी विधानसभा से विधायक था। तो औ यही नतीजा है कि 6 और बार आप विधायक रहे। जब मैं वहाँ से विधायक बना, तो 1998 से लगातार 2008 तक मैं एक ऐसी विधानसभा का विधायक था, जो परिश्रम होने के बाद फिर वो 2 विधानसभा बन गई। 2 विधानसभा बनने के बाद एक विधानसभा का नाम मुस्तफाबाद पड़ा, और दूसरी मेरी क्रावल नगर। क्रावल नगर में क्योंकि उसमें एक नया एरिया जोड़ दिया गया, सोनिया बिहार, जो बिल्कुल ही अनडेवलप था। वहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, वहाँ सड़क नाम की कोई चीज नहीं, बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी। वहाँ भी समस्याओं का अंबार में जहाँ गया, वहाँ मुझे इस प्रकार का वो एरिया मिला जहाँ मुझे उसके लिए भी जूझना पड़ा। फिर 2008 से लेकर के 2015 तक मैं वहाँ का विधायक था, और विधायक होने के बाद मैंने वहाँ समस्याओं का बहुत सा समाधान किया, कामों को करने का प्रयास किया। और यही नहीं, वहाँ सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, वो एरिया रिवर बेड एरिया। रिवर बेड एरिया होने के नाते वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में पेश हुआ, पेश होने के बाद मैंने वहाँ की योजना बनाई। योजनाओं को बनाने के बाद लगभग 600 करोड़ रुपए की, 6 अरब रुपए की लागत से मैंने उसके एरिया के अंदर बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल और बिजली के लिए ग्रिड का निर्माण करना, कॉलोनियों को इलेक्ट्रीफाइड करना, ये इस प्रकार का रहा। लेकिन 2015 में एक ऐसा समय आया कि दिल्ली के अंदर आम पार्टी की 28 सीटें आई, मैं 32 सीटों पे मैं भी था, लेकिन क्योंकि पूर्ण बहुमत की ना होने की वजह से हम चुनाव हार चुनाव हारने के बाद मैंने अपना लोगों से मिलना जुलना ये कभी नहीं छोड़ा। मेरा एक ही उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं कोई कमियां या खामियां रह गई होंगी, जिसकी वजह से मैं चुनाव हार गया 2015 में। लेकिन फिर भी मैं लगातार लगा रहा। 2020 के अंदर जिस सीट से मैं चुनाव हारा था, लगभग 97,000, यदि मैं कहूँ 97,731 वोट से फिर मैं चुनाव जीत गया। और चुनाव जीतने के बाद मैंने पिछले 5 वर्षों तक वहां लगातार मैं काम करता रहा, और 2025 में फिर मेरी टिकट कट गई। मेरी जब टिकट कटी, गुस्सा बहुत था, मन के अंदर टीस बहुत थी कि एक व्यक्ति जो लगातार जीतता हो, आखिर पार्टी उसकी टिकट क्यों काटे।
ना मेरे पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप था, ना लोगों के मेरे पास प्रकार की खिलाफत थी, न कोई इस प्रकार का नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा वहां, तो उसके बाद मुझे मुझे पुरानी वाली सीट पे चुनाव लड़ाने के लिए उतार दिया गया, जहां मैं 98 से लेके 2008 तक में विधायक था। लेकिन उस सीट और उस सीट में बहुत बड़ा अंतर था। अंतर ये था, भले ही उसका नाम मुस्तफाबाद हो, लेकिन जब मेरी टिकट डिक्लेयर हुई, दिल्ली में सिर्फ एक टिकट डिक्लेयर हुई, और एक टिकट डिक्लेयर का मतलब कि पार्टी ने किसी और की टिकट डिक्लेयर नहीं करी, एक मेरी टिकट डिक्लेयर करी। जब मैं वहां 12 तारीख को वहां पहुंचा, उस क्षेत्र में लोगों से गया, तो मुझे लगा जिस प्रकार लोग सड़कों पर उतर रहे थे, एकदम से हाथों हाथ मुझे ले रहे थे, तो मेरे को लगा चुनाव तो मैं 100% जीतूंगा। फिर दूसरे दिन मैं फिर दूसरी जगह गया, वहां भी मैंने इसी प्रकार का लोगों के अंदर एक ऐसी भावना देखी कि लोग सड़कों पर उतर रहे थे और लोग कह रहे थे कि इस व्यक्ति को ही जिताएंगे जिसने यहाँ का डेवलपमेंट किया है। और उस एरिया में मुझे 17 साल के बाद जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं विधायक और जगह था। 17 साल के बाद जब मैं वहां पहुंचा, तो भले विपरीत परिस्थिति थी, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा था। वहां मुस्लिम वोट ज्यादा थे, हिंदू वोट कम थे, पहाड़ के वोट ना के बराबर थे। लेकिन लोगों ने मुझे फिर आशीर्वाद दिया। वहां लगभग 17,500 के मार्जिन से फिर मैं चुनाव जीता, और दिल्ली विधानसभा का मुझे सबसे ज्यादा अनुभव और विधानसभा में रहने का मौका मिला। और मेरी पार्टी ने मुझे बहुत तो कही थी, लेकिन जो कहा वो नहीं किया। फिर मुझे डिप्टी स्पीकर पार्टी ने बनाया, और डिप्टी स्पीकर बनाने के बाद निश्चित रूप से मैं मानता हूं पार्टी ने जो सम्मान दिया उसको स्वाभाविक तौर पर मैं उसको पार्टी के आदेश को मानते हुए उस बात का समर्थन करता हूं। पार्टी ने मुझे इस पर नहीं, लेकिन मैं जहां इस बार गया हूं, मेरा एक लक्ष्य है। जो काम छूट गए थे, मैं उन कामों को पूरा करके दिखाऊंगा, जनता का विश्वास मैं जीत के दिखाऊंगा। मैंने 1998 में जब वहां विधायक बना, तो मैं वहां गंगा जल लाया था 2008 तक। 2008 तक गंगा जल लोगों को मिलता था, अब लोगों को रैनी ट्यूबवेल का पानी मिलता है। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस आशीर्वाद लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, अभी जहां कॉलोनियों में पानी नहीं आता था, अब धीरे धीरे लोगों की पानी की समस्याओं के साथ अन्य कामों को भी किया जा रहा है। जहां आपका जो इतने साल का अनुभव है ना, वही बता रहा है कि आपने किस तरह से ग्राउंड लेवल पर जाके काम किया है। क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि अगर किसी की 10 या 15 मिनट के लिए लाइट भी चली जाती थी तो सीधे विधायक को फ़ोन घुमाते थे। तो ऐसा तो मैंने अभी किसी मैंने का नहीं ऐसा सुना कि विधायक को ऐसा नहीं, सीधे मुझे फ़ोन घुमाएँ याद और है। कहें बिजली चली जाए और फिर आपको कॉल करें। है क्या कि मेरा जनता से ना सीधा संपर्क रहता है, और संपर्क इसलिए भी रहता है, मैं ग्रास रूट से काम करना चाहता। यदि जमीनी व्यक्ति जमीन से चलेगा, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा। मेरी विधानसभा में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने यहाँ 2-3 ग्रिडों का निर्माण करने के बाद
बाद में मैंने देखा बिजली की समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ। लोग कई बार रात को मुझे फोन करते थे, साहब हमारे यहाँ की लाइट चली गई, हम गर्मी में मर रहे हैं, जरा इसको देख लीजिए ना। मुझे एक बार याद है, मैं गढ़वाल में किसी कार्यक्रम में गया हुआ था, इंटीरियर एरिया में था। वहाँ जागरण था दिल्ली के अंदर, और जागरण का कार्यक्रम हो तो लोगों ने मुझे फोन किया, साहब हमारी बिजली चली गई है, जागरण चल रहा है। मैंने कहा आप चिंता ना करें, मैं आपको भी कॉल बैक। मैंने अधिकारी को कहा तुरंत लाइट चालू कराएं और इस नंबर पे उनको बताएं, और फिर आप मुझे बताएं बिजली आई कि नहीं आई। तो जो लोग मेरे साथ थे वो रात को बड़े अचंभित हुए। उन्होंने कहा साहब आप एक ऐसा व्यक्ति, हमने ऐसा लीडर देखा है जो टेलीफोन उठाता है, उस डिपार्टमेंट के अधिकारी को कहता है इस नंबर पे बात करो, तुरंत वहां बिजली चालू होनी चाहिए। और बिजली चालू का जैसे ही अधिकारी ने मुझे बताया, मैंने उनको कॉल बैक किया आपके लाइट आ गई कि नहीं आई, तो लोग मेरे इन बातों से बहुत प्रभावित होते। मैं एक बार की बात बताता हूँ, 2013 की बात थी। मैंने अपने ऑफिस में लोगों को बुलाया, मैंने कहा यार एक काम हमको करना चाहिए। कहने लगा क्या करना चाहिए? मैंने कहा ना लोगों की आदतें खराब करनी चाहिए। कहने लगा कैसे इनकी आदतें खराब होगी? मैंने कहा कोई व्यक्ति आता है, आप उसको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, उसकी बात को सुनो और बात सुनने के बाद मुझे बताओ। तो हमने ऐसे सारे लोगों को कहते थे, लोग उस बात को सुनते थे, फिर उनके कामों के लिए जो काम वो मेरे तक आते थे काम करवाने के लिए, वो काम हो जाता था। मैं उनको कॉल बैक करता था, उस अधिकारी को कहता था उस व्यक्ति का ये नंबर है, उनको बताओ कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, रीजन क्या है। तो इस प्रकार से कहता था। मैंने लोगों को इस प्रकार से कर दिया। खुदा ना खास्ता 2015 में मैं चुनाव हार के, और जब मैं चुनाव हारा तो लोगों की तो मैंने आदतें खराब कर रखी थी। नेता लोग लोगों को मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, समस्याओं को सुनते नहीं थे, वो मुझे याद कर। तब लोगों ने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति सबसे अच्छा आदमी है, ये काम करता है, काम करने के बाद उनको रिस्पॉन्स देता है। तो इस प्रकार का रहता था, लोग मुझसे प्रभावित रहते थे। और मेरे को लगता है जो मैं इस बार मेरी विधानसभा बदल गई थी, ये उसका नतीजा है कि मैं वहां से चुनाव जीत, और यदि कोई और व्यक्ति होता वो कभी चुनाव नहीं जीत सकता था। और पार्टी ये तो को मैं भी कहूंगी अंदेशा आदत था कि दिल्ली के अंदर कोई चुनाव जीत सकता है तो ये व्यक्ति जीत सकता है। इस प्रकार का मैंने उनके अंदर एक ऐसा विश्वास बनाया हुआ। बिल्कुल, जो आपने पहले कहा ना कि मैं आदत बिगाड़ रहा था, आप बिगाड़ नहीं रहे थे, आदत लगवा रहे थे अपनी, और यही नतीजा हम देख रहे हैं कि इतना जो बड़ा विश्वास है वो जनता का आपके ऊपर आया है। कुछ थोड़ा पहाड़ की ओर मैं जाना चाहूँगी। एक पहले सबसे ये पहले पूछना चाहूँगी कि कौन-सा वो उम्र थी आपकी, कौन-सी उम्र जब आप दिल्ली की तरफ आए? मेरे को लगता है 16 साल के बाद अब दिल्ली आ गए। क्या शादी हो चुकी थी? क्योंकि पहाड़ों में तो बहुत जल्दी पहले शादी हो जाती थी। नहीं, शादी तो नहीं, शादी तो बाद में ही हुई, लेकिन हम दिल्ली आ गए। तो 15 साल जो पहाड़ में बिताया, एक तरीके से हम कहें बचपन, और फिर जवानी सीधी दिल्ली में आके। बचपन कैसा आपका पहाड़ में रहा? क्या कुछ ऐसी खट्टी-मीठी यादें जो अब पहले याद करते हैं, अब याद करते हैं उसको तो ऐसा हँसी सी आती है कभी, क्या क्या करते थे हम नहीं, पहले? पहाड़ की जिंदगी तो अपने आप में बहुत बड़ी कठिन जिंदगी है। कठिन इसलिए भी है क्योंकि स्कूलों का अभाव था, हम पढ़ना चाहते थे, हमको पढ़ने के लिए उपयुक्त संस्थान नहीं मिलता था। यदि एजुकेशन को पाने के लिए हमको 15 या 10 या 15 किलोमीटर जाना पड़ता हो तो इसके से बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। और यहाँ तक कि जिस स्कूल में हम पढ़ने जाते थे, सुबह घर से 4-5 बजे चलते थे तो 7-8 बजे हम वहाँ स्कूल में पहुँचते। बहुत दूर जा कर के स्कूल पढ़ना होता था। तो
हमारी जो शिक्षा रही वो बहुत कठिन रही और कठिनाई के बाद ही हम आज यहाँ तक पहुँचे। हमने वो समय भी देखा या मोटर मार्ग नहीं थे, सड़कों का आना जाना नहीं था, पहाड़ की पगडंडियों से हमको चलना होता था और बहुत सी कठिनाइयों से हमने पहाड़ में पड़ना सीखा। और धीरे धीरे जैसे आदमी आगे की ओर बढ़ता है तो निश्चित रूप से माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कोई भी एजुकेशन प्राप्त करना हो, माँ बाप की कठिनाइयों का याद जरूर रहता है, लेकिन हमने वो सब कठिनाई को देखा है और आज भी हमें उन चीज़ों की याद है कि हमारे माँ बाप ने किन विपरीत परिस्थितियों में हमें पढ़ाया लिखाया, क्या वो उनके बेचारों की मेहनत वो रही होगी, मजबूरियां रही होंगी। जैसे आज के हम ऐसे प्रदेशों में आकर के ऐसे पदों पे हम आसीन हैं, हमारे माँ बाप ने तो बहुत मेहनत के बाद हम सब लोग यहाँ आए हैं और आज तो हमारा हम 5 कदम भी पैदल नहीं चलते, तब किलोमीटर किलोमीटर हम दौड़ते थे। तो वो समय और अब समय में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं माँ बाप का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिनकी वजह से हम आज यहाँ लेकिन पड़े हुए हैं। यहाँ ऐसे जगहों पर आज हम राजनीति कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा मैं मानता अच्छा, पढ़ाई के साथ-साथ उस दिनचर्या में क्या काम होता था आपका पहाड़ों में? जैसे हम तो अभी भी देखते हैं कि बच्चे ग्वाले जाते हैं या फिर खेतों में काम करते हैं। आपका कुछ ऐसा हूँ। अनुभव नहीं, रहा उस खेतों में दौरान वहाँ तो पर जाना पहाड़ों में? होता था, लकड़ी लाना होता था, घास लाना होता था, पीने का पानी को लेके आना होता था, बहुत सी ऐसी परेशानियां होती थी। लेकिन धीरे 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 वो सारी चीजें अब हम सब लोग उन आदतों से बहुत दूर चले आ गए। दूर चलने का मतलब कि आज हम इस प्रकार से हो चुके हैं कि उनको, मेरा जैसी व्यक्ति तो उनको याद रखता है, याद इसलिए रखता है हमने उन कठिनाई से हम निकले हो, लेकिन लोग उसको जल्दी भूल जाते हैं। हम उसको भूलने वाले नहीं, लेकिन इसी मेहनत से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही मेरी जीवन की सफलता की कुंजी है, जो हमने पहाड़ से सीखा था उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रही, ऐसा मेरा मानना। अच्छा, उस टाइम पे सफ़र कैसा होता था? क्योंकि जैसा कि आपने कहा ना, सड़कें भी नहीं थी, किलोमीटर तक जाना होता था। आप रामनगर से आगे अजरोली गाँव वहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ से फिर दिल्ली तक कैसे सफ़र होता था? बसों में, क्योंकि बसें भी उस टाइम पे ऐसी नहीं थी कि आपकी हर 1 घंटे में आ रही है, हर रोज़ आ रही है। बसों का टाइम तो फिक्स होता था, लेकिन हमारे गांव में 1973 या 74 में सड़क बन गई थी हमारे गांव के ऊपर, तो हमें तो इतनी दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली जैसे महानगर के अंदर आए, हम अपने रोजगार करने लगे और ऑटोमोबाइल्स का अपना बिजनेस था, ऑटोमोबाइल्स का काम करते थे, गाड़ियां हमारे पास होती थी और भगवान की सब कृपा हमारे ऊपर थी। ऐसा कोई नहीं था, हम तो अपनी गाड़ी को लेकर के गांव तक जाते थे, गांव से हम यहाँ तक आते थे और हमें कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि साहब हम इससे निकले यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन ऊपर वाले का बहुत बड़े साथ हमारे साथ था। मेरे को जहाँ तक याद है, हम सब लोग जब यहाँ एशियाड गेम हुआ था दिल्ली के अंदर 82 में, तो एशियाड में मैंने एक बस भी खरीदी जो शालीमार बाग से रीगल तक चलती थी। 164 नंबर रूट पे हमारी बस चलती थी। बहुत से काम के परमात्मा का हमारे साथ रहा, बहुत लंबे अंतराल के अंदर। तो गाड़ियों का मुझे बहुत शौक था, मेरे पास नई नई गाड़ियां होती थी, नई नई कारें होती थी, जीप्स होती थी, तो बहुत अच्छा उस समय रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ और आज भी भगवान की कृपा है। अच्छा, अब ज़िंदगी के इस पड़ाव में आने के बाद कभी ऐसा लगता है, या उससे पहले कभी आपको ऐसा लगा दिल्ली में रहते हुए कि
पहाड़ लौटना चाहिए? कभी ऐसा कुछ लम्हा आया कि अब अपने पहाड़ चलते हैं, ठीक है वहीं रहते निश्चित हैं? रूप से अभी ये सोच तो हम लोगों के मनों के अंदर बननी भी चाहिए और बनानी भी चाहिए, क्योंकि हमारी जन्मभूमि जो है, उस जन्मभूमि और उस माँ बाप के द्वारा बनाए गए जिन चीजों को उसको नहीं भूलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। हमने तो अभी 5-7 साल पहले वहाँ सड़क के ऊपर मकान बनवाया है। भले ही हम बहुत कम वहाँ जाते हैं, लेकिन हम जाना चाहते हैं वहाँ। लेकिन जब तक राजनीति कर रहे हैं तब तक तो इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है। लेकिन फिर भी पहाड़ में जाते रहते हैं। अभी मैं अपनी कुलदेवी चंद्रवदनी गया। चंद्रवदनी के बाद मैं वहाँ नीचे धारी देवी के दर्शन करने गया। धारी देवी के बाद मैं माँ भगवती के दर्शन करने गया। भगवती के दर्शन करने के बाद फिर मैं अपने गांव की ओर गया। तो हम गर्जिया माता वगैरह के दर्शन करके फिर अभी हम वापस आए। अभी 2-3 दिन पहले भी हम वहाँ गए थे एक मंदिर के उद्घाटन में। तो लगातार इस प्रकार के जाते रहते हैं। वो तो कहते हैं ना कि जड़ें तो अपनी वहीं हैं, तो उन जड़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। एक जो अब जिम्मेदारी आप पर आ गई है, पहले हालांकि 6 बार से तो हम देख ही रहे हैं आप विधायक हैं, एक अपने पूरी जिम्मेदारी, और कहते हैं ना कि आप फिर अलग तरीके से सोचते हैं अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए। दिल्ली के लिए तो आप हैं ही पूरी तरीके से समर्पित, और जैसे भी लोगों का प्यार हमने देखा है वो देखा ही है, लेकिन अपने गांव के प्रति कैसी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं इन जिम्मेदारियों के आने के बाद? देखिए, राजनीतिक तौर से तो आप वहाँ के डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। लेकिन जनप्रतिनिधि वहाँ न होने के बावजूद भी कहीं न कहीं राजनीतिज्ञों से, वहाँ के लोगों से हमारे संबंध तो है। वहाँ उन समस्याओं के लिए तो हम लड़ सकते हैं। वहाँ के समस्याओं के लिए हम उनको कह सकते हैं। कौन सी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, ये तो हम उनको बता सकते हैं। यदि हम ऐसे प्रदेश में ऐसी जगह से जनप्रतिनिधि है, तो इसका लाभ हम वहाँ के लोगों को दे सकते हैं कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, वो कितना बड़ा भी आदमी बन जाए उसका कोई फायदा नहीं। और इच्छा शक्ति का मतलब ये है कि आप उनके प्रति उत्तरदायी के साथ साथ वहाँ के कैसे ये विकास किया जाए, उस योजनाओं को कैसे वहाँ लाया जाए, सरकार से कैसे कराया जाए, इस प्रकार के वो होना चाहिए। और जहाँ तक रही अपने वहाँ की डेवलपमेंट की, तो निश्चित रूप से यदि कभी कोई ऐसी बात आती तो उसको तुरंत उस संबंधित विभाग के लोगों को कह दिया जाता है, और अधिकारी भी मानते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जनप्रतिनिधि भी हैं, वो भी इस बात को मानते हैं, वो उसका सम्मान करते हैं। उनके द्वारा कोई काम हमें दिल्ली जैसे महानगरी के अंदर दिया जाता तो उसका काम हम भी करते। संस्कृति की जैसा कि आपने बात की कि अपने अंदर जो संस्कृति को समेटना है वो बहुत ज़रूरी है, और पहाड़ के प्रति लगाव तो हम आपको देख ही रहे हैं। लेकिन अगर अपनी बोली भाषा संस्कृति को बचाए रखना, तीज त्योहारों को बचाए रखना, खान पान को बचाए रखना, वो आप कैसे करते हैं? वो मोहन बिष्ट जी कैसे करते हैं? कैसे अपने तीज त्योहारों को मनाते हैं? सबसे पसंदीदा अगर त्यौहार पूछूं तो वो आपका क्या है? और खान पान में भी अगर जानना चाहूँ तो क्या क्या पसंद है आपको? जहाँ तक रही बोली भाषा, और मैंने विधानसभा में एक बार मैंने कहा था कि उत्तराखंडी बोली को राज्य भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है। तो विधानसभा में मेरे प्रश्न का उत्तर आया था कि वहाँ की लिपि नहीं, और यदि लिपि न हो तो उस भाषा को भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता। हमारे उत्तराखंड के लोगों की भाषा में
कुछ तो हो सकता है, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, उसमें भिन्नता हो सकती है, लिपिक जो लिपि है वो हमारी हिंदी है, इसलिए इसको भाषा का दर्जा नहीं जाता। अब जैसे हमारी जौनसारी भाषा है या दूसरी तीसरी भाषा है, उसमें वो लिपिक है। उत्तराखंड के जो कुमाऊं की भाषा है उसमें लिपिक नहीं है, जिसकी वजह से इसको भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर होता है कि इसको लिपि मिलनी चाहिए। अब वो इसलिए नहीं क्योंकि हिंदी भाषा से जुड़ा है, संस्कृत से जुड़ा हुआ है, बहुत से शब्द हम जब बोलते हैं तो वो सीधा सीधा हिंदी से हमारा वो जुड़ा होता है, इसलिए लिपि नहीं है, इसलिए लिपि का दर्जा। जहाँ तक रही अपनी भाषा की बात, तो थोड़ा सा कई बार जब लंबा अंतराल हो जाता है तो भाषा में कहीं ना कहीं चेंजिंग आ जाती। चेंजिंग इसलिए आती है क्योंकि आप लगातार जैसे बोलते हैं, स्पीच देते हैं, स्पीच देने के बाद कहीं कोई शब्द तो बीच में आ सकता है लेकिन कंटिन्यू वो नहीं चल सकता है। उसमें हिंदी भी आ सकती है, इंग्लिश भी आ सकती है, संस्कृत भी आ सकती है। पहाड़ी भाषा के एक दो शब्दों से वो कहीं ना कहीं आए दिन में जोड़ने का कहीं ना कहीं इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो ये रहता है बोली और भाषा में। जहाँ तक रही खान पान की बात, निश्चित रूप से पहाड़ का खाना पीना, वहाँ का रहने का, ये बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक है। लेकिन अब कोई चीजें नहीं बनना, पहाड़ में ही पैदावार नहीं होती है, पहाड़ के लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा पसंद हो नहीं या पहले नहीं, बचपन नहीं का ऐसे मुझे कुछ? कोई ऐसा नहीं, मुझे जो मिल जाए मुझे वो सब अच्छा लगता है, ये इस प्रकार का। अच्छा, अब राजनीतिक सफ़र पर आना चाहूँगी आपके। आरएसएस में आना, फिर बीजेपी के संपर्क में आना और फिर इस तरह से राजनीतिक शुरुआत करना, ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्योंकि हम पहाड़ियों में देखते हैं अक्सर ये कहा जाता है, अरे क्या नेतागिरी करनी है, अपना पढ़ो कमाओ, है ना? तो नेतागिरी में आना ऐसे मतलब बहुत इजी इसको नहीं लिया जाता था। नहीं, ये बात सही है। यदि शरीर को ठीक रखना है तो संघ से आपको जुड़ना पड़ेगा। संघ से यदि अपनी बोली और भाषा को और आगे बढ़ना पड़ेगा तो संघ के संस्कारों से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। अब जहाँ तक रही जोड़ने की बात, तो पहाड़ का आदमी तो बहुत परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। संघ के अंदर जाते हैं तो व्यायाम करना, दूसरे तीसरे संस्कारों के बारे में जानना, ये लगातार लगा रहता है। और यदि आप संघ की शाखा में जाओगे तो नियमित रूप से एक शरीर का इस प्रकार का बन जाता है कि वो फिर उसको छोड़ नहीं सकता। जैसे शाखा सुबह 5 साढ़े 5 जाना, शाखाओं में व्यायाम करना, संघ के को चीजों को अपने मन में ढालना, ये इस प्रकार का लगा रहता था। और जिस एरिया से मैं संबंध रखता था वो एरिया अपने आप में अलग एरिया है। अलग का मतलब वहाँ हिंदू और मुस्लिमों का इस प्रकार की आबादी है, जहाँ हमेशा झगड़ा वगैरह ऐसे दंगे दुंगे होते रहते थे। तो निश्चित रूप से आए दिन कुछ न कुछ हम लोगों के साथ होता रहता था, हम उन चीज़ों को देखते थे। शाखा में जानने के बाद संघ के लोगों ने सोचा कि यदि ये राजनीति में जाएंगे तो हर कठिनाई से ये लड़ना सीखेंगे, लड़ना सीखने के साथ लोगों की समस्याओं को लड़ के समाधान करेंगे, लोगों को उसका समाधान करके उनकी मदद करने की बात करेंगे। तो इस प्रकार का संघ का हमारा रहा। और संघ का जिस प्रकार से 1998 में पहली बार विधायक बना, तो मैं संघ की बदौलत ही विधायक बना। संघ ने मेरा एक नाम दिया था, यदि जमुना पार को ठीक करना है इस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, क्योंकि मैं कट्टर आदमी था। तो कट्टरता होने के साथ साथ लोगों को पता था ये ईमानदार है, इसकी छवि बहुत वैसी है, तो इस प्रकार से। लेकिन फिर मैं चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद पीछे मैंने मुड़ के नहीं देखा, और उसी का फलस्वरूप है कि आज तक मैं यहाँ से विधायक हूँ। 6 बार लगातार इस जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं, लेकिन
कई बार होता है ना, हमारे सामने कुछ ऐसे लम्हे आ जाते हैं जो यादगार बन जाते हैं, या कोई ऐसा मुश्किल वक्त जो इन सालों में आपके सामने आया, याद आता है वो। हाँ, निश्चित रूप से मनुष्य को पुरानी बातों को याद करने का मौका मिलता है। जब नए आगे सामने होता है तो वो पिछले वर्षों के अंदर क्या हुआ, मेरे को जो इन चुनाव के अंदर लगा, इस बार का चुनाव अपने आप में बहुत कठिन चुनाव था। कठिन मुश्किल बहुत। लगा आपको, कहीं डर लग रहा था? डरता तो मैं हूं नहीं, और डरने का मतलब इसलिए नहीं क्योंकि मेरे मन के अंदर मैं जनता को भांप लेता हूँ, जनता क्या चाह रही है हम उसको देख लेते हैं। लेकिन समय 10-12 दिन का था, एरिया नया हो गया था, लोग नए हो गए थे। लेकिन इस बार मुझे एक नया अनुभव जरूर मिला। मुझे इस बार चुनाव में 3 पीढ़ियों ने वोट किए। 3 पीढ़ियों का मतलब ये था, जो उस समय में जवान हुए होंगे, जो मेरे साथ थे, वो थे उनके बच्चे जो आज जवानी के कगार पर खड़े हैं, फिर उनके पोते जो आज 20-22 साल 25 साल के हैं। मैंने उनको देखा। मुझे 3 पीढ़ियों के लोगों ने वोट किया इस बार। दादा ने भी दिया, बेटे ने भी दिया, पोते ने भी दिया, सब ने मुझे वोट दिया। ये मेरा इस बार का एक अनुभव रहा कि मुझे हर पीढ़ी ने वोट देने का काम किया। और वोट ही नहीं, इस बार मैंने लोगों के अंदर एक ऐसी भावना देखी, हर व्यक्ति कहता था बीजेपी को जिताना है, मोहन सिंह बिष्ट को वोट देना है। तो ऐसी जनभावना लोगों के अंदर फूट फूट के भरी हुई थी, क्योंकि वो पिछले कामों को उन्होंने देखा, मेरे काम करने का तरीका देखा। वो जानते थे कि ये समस्याओं का समाधान ये कर सकता है। 17 वर्षों में जो इस एरिया के साथ काम नहीं हुआ, ये काम करके दिखाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने वोट उन्होंने मुझे दिया। और वोट ही नहीं, मैंने इस बात को, जिस प्रकार से मैंने लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया, अभी मैं सीनियर सेकेंडरी। विश्वास नहीं, आपने तो दिल जीत लिया वहां के लोगों का। कोई ऐसी ट्रिक थी आपके, ऐसा कुछ आपने करा था कि ऐसे मैं करूँगा ना। मैंने जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने वहाँ गया, पहली बार नहीं, ये 7वीं बार, तो मैं जब उसका नाम मैंने मुस्तफा सुना तो मुझे बड़ी एलर्जी सी होती थी। मेरे मन के अंदर एक चीज होती थी, आखिर ये मुस्तफा है क्या। मैंने कहा कि मैं जीतूंगा तो मुस्तफा का नाम बदलूंगा, सिर्फ बिहार रखूंगा। और मैं ये हाउस में भी अभी मेरा प्रश्न वो आया था, मैं रेजोल्यूशन लेके आया था, अभी किन्हीं कारणों से वो रुक गया है, लेकिन मैं उस विधानसभा का नाम सिर्फ बिहार जरूर रखूंगा। मैंने कहा था, हमारी बच्चियां बीच में ही क्लास छोड़ देती हैं, वहाँ पे स्कूल जाना बंद कर देती हैं। मैं वहाँ पे अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलूंगा, और ऊपर वाले ने चाहा तो अभी हाल में ही मैं वहाँ स्कूल खोलने जा रहा हूँ। और हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ। एक हॉस्पिटल से बिहार किराए पे था, उस पे 2020 में जब दंगा हुआ था उसमें आग लग गई थी, तो लोगों ने आग लगा दी। अब मैं वहाँ हॉस्पिटल खोलने भी जा रहा हूँ। बहुत से ऐसे काम मैं वहाँ करने जा रहा हूँ, जो लोगों ने मेरे पे विश्वास रखा, मैं खरा उतरने का प्रयास करूँ। जब भी बहुत भारी जीत आपको मिली और आप डिप्टी स्पीकर बने, तो आपने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच है ना, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ चलूंगा। तो इसे दिल्ली में कैसे प्लान करने ना लगा? निश्चित रूप से मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये लगातार हमारा जारी रहेगा। और जारी ही नहीं, हम लोगों को अपने साथ जोड़ करके जो उनकी जनभावनाएं हैं, उन जनभावना का सम्मान करते हुए उन कामों को हम करके दिखाएंगे। तो आने वाले टाइम में, इन 5 सालों में, जैसा कि आपने कहा, खासकर अपनी सीट को लेकर तो आपने काफ़ी वादे किए हैं और आप चाहते भी हैं कि उन्हें पूरा आप करें। लेकिन दिल्ली को लेकर हम कहें, और या खासकर नॉर्थ ईस्ट को लेकर कहें, जहाँ काफ़ी तादाद में हमारे पहाड़ी हैं, उत्तराखंडी भाई बहन हैं, क्या प्लान उसको लेकर आप चल रहे हैं? कुछ एक खास लगाव उनके साथ? लगाव तो बोली और भाषा के साथ, अपनी कल्चर से, अपने परिवार के रिश्ते से उनके साथ लगाव तो है। जहाँ तक डेवलपमेंट की सोच की बात है, तो सरकार को जाकर के आगाह करना, इन कामों को प्राथमिकता के आधार पर करना, क्या काम ऐसे हो सकते हैं जिससे दिल्ली के लोगों को और पहाड़ के लोगों को उससे जोड़ा जाए, इस प्रकार का रहता है। निश्चित रूप से डेवलपमेंट हम करेंगे, समस्याओं का समाधान हम कर, लेकिन रोजी
और रोटी और रोजगार के लिए कैसे संसाधन पैदा किया जा सके वो भी हम करेंगे। और जब सरकार की बात होगी तो निश्चित रूप से करेंगे। मैं तो सरकार में एक डिप्टी स्पीकर होने के नाते हाउस चलाना, हाउस के अंदर ठीक ढंग से मर्यादा से लोगों को चलना चाहिए, अपने एरिया के बारे में अच्छे से अच्छे प्रश्न उठाएं, उनके समाधान के लिए सरकार को बाध्य करें। तो इस प्रकार का हम लोगों का रोल रहता है। लेकिन रोल के साथ सरकार को भी वो जो मेंबर्स जिन जगहों से चुन करके आते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुन करके समाधान करने का या इस प्रकार का सरकार को का ऐसा वो तय रहे कि वो उनका लिए काम करे, ये मेरा। अच्छा, कई लोग कहते हैं आप बहुत तल्ख मिजाज के नेता हैं, गुस्सैल भी हैं। आपको लगता है कि आपको गुस्सा आता है बहुत? ये गुस्सा कोई गलत बोलेगा तो उसका गुस्से को तो स्वाभाविक या ये मतलब आप तब तक ही गुस्से में हैं जब तक सामने वाला कुछ ऐसा करे, वैसे नहीं? वैसे मेरा कोई नहीं। लेकिन जिस वजह से जनता ने हमको चुन करके भेजा है उसके समाधान के लिए आपको तो जरूर करना पड़ेगा। मुझे याद है तो हम लोग विपक्ष में थे उस समय, और विपक्ष में होने के नाते इन्होंने मेरे कामों को रोक दिया। तो उस समय में सरकार के 2-3 विभागों में सेल टैक्स, इनकम टैक्स में घोटाला हुआ था और सरकार की बड़ी छिछलेदारी हो रही थी। तो उधर मेरे कामों को इन्होंने रोक दिया और रोका ही नहीं। जब हाउस में चल रहा था तो मैं हाउस में जब अब मामले को उठा रहा था उन्होंने मुझे हाउस से बाहर निकाल दो। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला, बेटा ये इन्होंने तो तुम्हें जैसे वो छोटे बच्चों को बाहर निकाल देते हैं ऐसा तुम्हें भी बाहर निकाल दिया। मैंने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, जब सोमवार को सत्र चालू होगा दिल्ली नहीं पूरा देश देखेगी इस सरकार के काले कारनामों को और जो मैं कर रहा हूं उसको भी देखेगी। कहने लगा तो ऐसा क्या करेगा? मैंने कहा ये तो समय बताएगा। तो मैंने उस समय क्या किया, एक क्योंकि करावल नगर में सड़कें नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी, मैं किसी की भैंसा बुग्गी ले आए और मैंने सरकार में जब भैंसा बुग्गी लेके आया तो मैंने अपनी कार का पास उसकी सींग पे लगा दिया और भैंसे को अंदर विधानसभा में बांट के। तो वो कहने लगे गेट पे, कहने लगे साहब आप भैंसा बुग्गी में नहीं आ सकते। मैंने कहा रूल दिखाओ। कौन से रूल में लिखा है कि विधायक हवाई जहाज से आए, साइकिल से आए, मोटरसाइकिल से आए, भैंसा बुग्गी से आए, कार से आए? ये तो कहीं नहीं लिखा। मेरे यहाँ भैंसा बुग्गी के सिवाय तो कुछ चल नहीं सकता, सरकार पैसा नहीं दे रही है और मैं इसके सिवाय मैं तो भैंसा बुग्गी में ही आऊंगा। तो हम भैंसा बुग्गी में गए और मैंने गेट तोड़ दिया इनका उस समय। तो गेट तोड़ने के बाद वहां अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचने के बाद फिर सरकार को लगा, मैंने सरकार को कहा कि आखिर आप हमारे साथ पार्सलिटी क्यों करते हैं? हम भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुना है, हमको भी डेवलपमेंट चाहिए। तो ये ऐसे काम भी हुए। एक बार मैंने विधानसभा में बजट सत्र था, सरकार ने हमें बजट नहीं दिया तो मैं 7 गधे ले गया और गधे लेकर के विधानसभा के अंदर पहुंच गया। जब विधानसभा के अंदर पहुंचा तो हंगामा मच गया पूरे उसे गधे। मैंने कहा हाँ गधों की सरकार है। जिस सरकार में अब डेवलपमेंट तो दूर, दिल्ली की समस्याओं को समाधान करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो गधे से ज्यादा और क्या हो सकता है? बोझ तो गधा ही उठाता है ना। तो इस प्रकार का भी हमारा ये कालखंड रहा। दिल्ली में मेरे बारे में था कि ये बहुत अड़ियल आदमी है, जब जो चीज को चाहता है वो सरकार से करवाता है। यही मेरा, इसी की वजह से ही मेरे यहाँ सब चीजों के समस्याओं को मतलब आपको नब्ज पता है कैसे अपनी बात को हिट कराना है, वो बात कहीं ना कहीं हिट भी होती थी। एक आपको ना हिंदुत्व समर्थक नेता के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि आप दिल्ली की राजनीति में एक बहुत अच्छा चेहरा हैं, ऐसे में दिल्ली जो कि जहाँ पर एक राज्य का शख्स नहीं रहता, हर पूरी धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, हर तरह के लोग रहते हैं,
ऐसे में आप किस तरह उस चीज को बैलेंस कर पाते हैं? देखिए, ये बात सत्य है, मैं जिस सीट से चुनाव जीत के आया हूँ वो मुस्लिम बाहुल्य है, वो हिंदू बाहुल्य नहीं। लेकिन जनता का विश्वास किस व्यक्ति पर है ये जनता तय करती है। सब लोग मानते हैं कि मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की हर चीज मेरे अंदर है। भावनाएं भी हैं, जन संवाद का तरीका भी है, लोगों की समस्याओं से लड़ने का भी वो है। और जब मुझे राजनीति के अंदर हमको सबके साथ लेकर के चलना तो जरूर चाहिए। जब मुझे पता है अमुक व्यक्ति मेरा साथ नहीं देना तो फिर मैं उसके साथ लेकर के चलना ही क्या। मुझे पता है कि कौन से लोगों का मुझे वोट मिलना है। वोट राजनीति में आना है तो आपको वोट से संबंध तो जरूर रखना है। लेकिन ये बात भी सत्य है, वो वोट का समय उस दिन तक है जब तक आप चुनाव नहीं जीतते हैं या जीत जाते हैं। लेकिन फिर भी काम सबका करना चाहिए। जहां तक कि बहुसंख्यक की बात हो, यदि हिंदू बहुसंख्यक हैं तो उनकी जनभावनाओं की हमको कदर करनी चाहिए। जिस सीट से मैं जीत के आया हूँ, अब लोगों ने कहा कि वहाँ 48% मुस्लिम हैं, 52% हिंदू हैं, तो 52% का तो सम्मान करना पड़ेगा। और उनके बीच से मैं जीत के आया हूँ। मैं मुस्तफा का कोई वो नहीं हूँ, मैं मुस्तफा का अपमान नहीं करता हूँ, न मैं उसका विरोधी हूँ। लेकिन मैं हिंदू की जनभावनाओं को निश्चित रूप से मैं उनका नादर करने वाला नहीं हूँ। उन्होंने मुझे वोट दिया है और मैं उस विधानसभा का नाम निश्चित रूप से शिव विहार में रखूंगा। ये मेरा पहला है और जैसे ही 2026 में परिश्रमण होगा तो वो विधानसभा इस बार शिव विहार कहलाएगी। ऐसा अच्छा, साल 2020 ये साल बहुत आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहा और मुस्तफ़ाबाद में जिस तरह से दंगे हुए दिल्ली में, उस वक्त आप मुख्य रोल में वहाँ पर थे, आप विधायक थे उस समय वहाँ पर। कैसा वो मूवमेंट आपके लिए वो पूरा दिन रहा और क्या चुनौतियाँ उस दौरान आपके सामने आई? कैसा लग रहा था हाँ, उस टाइम निश्चित पे? रूप से 2020 फरवरी की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का दंगा हुआ, वो दंगे की चपेट में कहीं ना कहीं मेरी विधानसभा भी रही। और मेरी विधानसभा मीन्स क्रावल नगर और दूसरी विधानसभा थी मुस्तफाबाद। मैंने देखा उनका वो ऐसा दृश्य मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। हमारे यहाँ से खजूरी से एक बच्चा जो आईवी का के अंदर सर्विस करता हो, अंकित शर्मा, उसको घसीट करके ले गए, 465 चाकू से उसमें घाव कर दिए, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उस बॉडी को नाले में फेंक दिया। फेंकने के तीसरे दिन वो बच्चा आया। मतलब ये ऐसा भयावह स्थिति देख करके निश्चित रूप से मन के अंदर एक ऐसा लगता है व्यक्ति को कठोर होना चाहिए। जिन लोगों ने इस प्रकार का काम किया उनको दंड मिलना चाहिए। ये इस प्रकार का मेरा रहा। और क्योंकि जब वो ऐसी घटना घटी, उन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा था, 22 या 23 तारीख को हमने वोट ली थी और 23 को ही शायद दंगा हुआ रात को, 23 और 24 को। तो इस प्रकार का रहा। और हमारे यहाँ जहाँ से मैं चुनाव जीता हूँ वहाँ भी शिव विहार तिराया था। एक हमारा पहाड़ का ये व्यक्ति जो रोजी रोटी रोजगार के लिए वहाँ आया हो, एक होटल पे नौकरी करता हो, दिलवर सिंह नेगी, उसके जिस प्रकार के हाथ काट दिए, आंखें निकाल दी, पांव काट दी, वो दर्दनाक घटना कई बार मन को बहुत विचलित करती है। और उस दर्दनाक घटनाओं को देख के मन के अंदर कट्टरता की भावना पैदा होती है। लेकिन जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का चोला पहना बहुत सी बातों को हम टीवी चैनल या अन्य जगह नहीं कह सकते, लेकिन कट्टरता मन के अंदर इन्हीं बातों से हम लोगों को बार बार झकोरती है। ये चुनाव के अंदर मैंने इस मुद्दे को बहुत उसको उछाला जिसकी वजह से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दी। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि थे, उस टाइम में जनता के बीच में कैसा माहौल था? क्योंकि वहाँ पर जनता को
संभालना वो बहुत सबसे ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा था, हर कोई उस समय में डर के साए में था। निश्चित रूप से डर के साए में था। पहाड़ का आदमी हो या प्लेन्स का हो या हिंदू हो, हिंदू थोड़ा इससे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता है, अपने आप को सेफ रखता है। लेकिन फिर भी उनकी रक्षा करने के लिए जितना भी हमसे हो सका हमने वो काम करने का प्रयास किया। कई बार आपके सामने इस तरह की परिस्थिति आती है कि आप संभल जाते हैं, और कई बार कुछ ऐसी चीज़ होती है कि सीख मिलती है ना? और कहते हैं ना, एक टर्निंग पॉइंट सा सामने आ जाता है। 2015 जब आप चुनाव हारे थे कपिल मिश्रा से, करावल नगर से भी, जो भी बीजेपी को टिकट भी मिली उन्हें, वो जीते भी। उनसे हार के बाद कुछ ऐसी सीख मिली, या कुछ ऐसा कुछ बड़ा मोमेंट आया, कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया कि कुछ बदला, आपने कुछ निश्चय किया, कुछ तय किया? निश्चित रूप से जहाँ इतने डेवलपमेंट करना, लोगों को सुविधा दिलाना, सुविधाओं के बाद लोगों ने हमको जिस प्रकार से नकारा, निश्चित रूप से मन के अंदर पीड़ा तो होती और ये स्वाभाविक है। जब मैं उन सड़कों पे जाता था, लोगों को मिलता था, उतनी बार मन के अंदर ऐसी कटु भावनाओं के शब्दों का उच्चारण होता था, वो मैं बोल नहीं सकता। मुझे लगता था कि लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, और अन्याय करने के बाद लोगों ने मुझे ऐसी स्थिति में धकेल दिया। वो मेरे लिए एक सबक का बहुत बड़ा समय था, जिसकी वजह से मैं उस समय में बहुत सी चीज़ें मैं कह नहीं सकता। मुझे उन चीज़ों के बारे में आज भी कई बार मेरा मन कोसता है, मन अपने आप को बहुत सा कहता है, और इसीलिए मन के अंदर कई बार ऐसी भावना जागती हैं कि काम करने से ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। काम ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन यदि काम महत्व नहीं रखता तो 1998 का 2008 में गया हुआ व्यक्ति तो वो कभी चुनाव नहीं जीतता, लोगों ने देखा। लेकिन कई जगह इस प्रकार के लोग भी हैं जिनकी वजह से हमारा जैसे भी आज वो लोग पछता रहे। अब पछताने लगे कि बिष्ट जी अब यहाँ से चले गए, यहाँ का डेवलपमेंट कौन करेगा, डेवलपमेंट की योजनाओं को कौन लाएगा। वो व्यक्ति था जिसको हम रात को भी फोन कर देते थे, दिन में भी फोन करते थे, भले ही कोई मीटिंग में रहता था, उसके बाद कॉल बैक होता था। लेकिन ऐसा है, कहीं ना कहीं लोगों को और हमको खुद सीखने का ऐसा मौका मिला असल में। अच्छा, जब आपको करावल नगर सीट से टिकट नहीं मिला, फिर मुस्तफ़ाबाद की बातें चल रही थी, लेकिन इस बीच तल्ख तेवर तो आपके देखे, प्रधानमंत्री मोदी तक वो बात पहुंच गई। तो आपके अभी तक की अगर बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी और आपका जो रिश्ता है वो कैसा है, आपको कैसा लगता है? हाँ, निश्चित रूप से जो व्यक्ति लगातार 25 साल एक सीट से एमएलए हो और लगातार लोगों की सेवा की हो, सेवा करने के बाद यदि उसके को उस सीट से अलग कर दिया जाए तो दुख तो स्वाभाविक है। आदमी किसी जगह पर रहता है, यदि वो 5-10 साल उस जगह में रहता तो जगह से तो मोह हो जाता है। लेकिन जब ऐसी सीट से, जहां मैं लगातार लोगों से मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हों, लोगों को मैं अपना मानता हूं, लोग मुझे अपना मानते हों, तो टिकट काटने के बाद जैसे पार्टी ने फैसला लिया तो दुख बहुत हुआ, और मन के अंदर बहुत से ऐसी भावनाएं निकली। बहुत सी बातों को मैंने टीवी चैनलों पे भी कहा। मुझे दूसरी पार्टियां लपक रही थी, मुझे उन्होंने भी कहा था साहब आइए आप साइन कर दीजिए, आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए। मैंने उनको मना किया। मना इसलिए किया कि एक पार्टी से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मैंने वो समय भी देखा जब हमारे पास पैसा नहीं होता था, तो पैसा नहीं था उस समय में 98 में मेरी पार्टी ने मुझे 2.5 लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए 1998 में दिए थे। मदन लाल खुराना जी में मुझे खुद टिकट देने मेरे घर पे आए थे। वो समय बड़ा वैसा समय था, तो उस समय के साथ मैं क्या सब कुछ कर, लेकिन मेरे एक जगह से किसी से ऐसा लगाव था, निश्चित रूप से गुस्सा होना स्वाभाविक था। लेकिन मेरी पार्टी ने फिर मुझे बुलाया, मनाया। मनाने के बाद मैं वहाँ गया। पहले मैंने मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा तो मैं वहीं से लड़ूंगा। तो पार्टी में मीटिंगें हुई, मुझे बुलाई गई, मैंने मना किया, मैं नहीं लड़ा। उसके बाद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
एचएम साहब ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने मुझे बुलाया, फिर मुझे बहुत से ऐसी बातें कही। फिर मैंने लड़ना तय कर लिया, मैं लड़ूंगा, और मैंने उनको एक बात कही थी, अब मैं जीत के भी आऊंगा। तो मुझे लोगों पे विश्वास था, मैं जीत करके फिर पहुंच गया। वो उसके बाद मोदी जी से कुछ बात, ना, कुछ फोन पे मोदी जी चर्चा, से नहीं, अमित शाह जी से लगातार हमारी बात होती रहती। मैसेज मिलते रहते थे? मैसेज नहीं, मैं जाता हूँ वहाँ, हाँ हाँ। उनके फोन आते थे मेरे को, कैसे चुनाव लड़ना, कैसे क्या करना, मेरी मदद पर। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी का हमने देखा है कि पहाड़ के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, और हम देखते हैं साल दर साल उनकी मतलब वो जाते ही हैं उत्तराखंड, चाहे चारधाम यात्रा हो या कुछ और कोई विशेष कार्यक्रम। हाल में उन्होंने, हालांकि इससे पहले भी टूरिज्म को लेकर कहा है कि उत्तराखंड एक बहुत बड़ा हब बनना चाहिए, एक स्पॉट बनना चाहिए। तो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं एक दिशा और जो दशा है उत्तराखंड की, और जो कहा है ना, एक अलग सदी अब जो है, आने वाला जो वक्त है वो उत्तराखंड का होने वाला है? हाँ, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। उत्तराखंड का व्यक्ति ईमानदार है, परिश्रमी है, मेहनती है, लेकिन रोजी रोटी रोजगार न होने की वजह से वो पलायन की स्थिति में जा रहा है। जिस प्रकार की सड़कों का जाल बिछ रहा है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, संसाधन और टूरिस्ट को जोड़ने का एक साधन बन रहा है, और इसमें मेरे को लगता है आगामी आने वाले दिनों के अंदर उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दिल्ली में रह के कुछ ऐसा आप करने की सोच रहे हैं कि उत्तराखंड का टूरिज्म बढ़े? नहीं, हमारा नहीं, हमारा तो सिर्फ उत्तराखंड का टूरिज्म में हमारा क्या योगदान हो सकता है। योगदान का मतलब यह है कि वहां जाके, पहाड़ में जाकर के कौन सी ऐसी चीज की जाए जिससे कि यहाँ का व्यक्ति वहां जाए, पहाड़ के बारे में उसकी सोच बदले, उसको लगे कि वास्तव में देवभूमि ये है। इस प्रकार का हम करने जा रहे हैं। नहीं, सबसे ज्यादा तो मुझे ये लगता है कि देवी और देवताओं के प्रति आस्था हमारी बचपन से जुड़ी है, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे दादा परदादा कहीं ना कहीं आस्था से तो जुड़े हुए थे, और जुड़े होने के नाते हम सब लोगों के मनों के अंदर भी इस प्रकार की बातें आती हैं। यहाँ तक रही वहाँ के जाने की, बार बार जाने की, याद आने की, ये उत्तराखंड में स्वाभाविक तौर से है। लेकिन हमारा जैसा व्यक्ति यदि वहां जाता है, वो उसको क्या लगेगा, 2 3 4 दिन 6 दिन वो अच्छा लगेगा, बाकी उसकी जेब में जब तक पैसा रहेगा तब तक तो वो रहेगा, उसके बाद वो फिर वापस लौट। अच्छा, अभी जो चारधाम यात्रा चल रही है, पिछले साल भी इस तरह की कई वीडियो आई कि ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मतलब जो तीर्थाटन जगह है वो पर्यटन की तरफ आगे बढ़ रहा है, और कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। सरकार तो अपनी तरफ से वहाँ पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मनोस्थिति को कैसे बदला जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से सरकार बहुत कुछ करती है और करने की सोचती है, और जब तक सरकार का हम सहयोग नहीं करेंगे उन चीजों में हमें सफलता नहीं मिलेगी। और यदि हमने सरकार के सहयोग के रूप में थोड़ा बहुत भी कर लिया तो हम मान सकते हैं थोड़े समय के लिए कि हमने अपने लिए किया, लेकिन आपने उस क्षेत्र के साथ एक ऐसा काम कर दिया कि जिससे आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। पीढ़ी याद करने का मतलब है, जैसे हमारे वहाँ पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों में हमारी इन्वॉल्वमेंट रही, उत्तराखंड के लिए बहुत सी चीजें जोड़ दी। आज हम एक स्वाभाविक तौर से थोड़ी सी बात सोच लें, उत्तराखंड इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद भले ही संख्या के दृष्टि में वो कम हो, लेकिन यदि हम देवभूमि देखें, अन्य चीजों को देखें, सबसे बढ़िया उत्तराखंड है। लेकिन यदि उत्तराखंड पृथक राज्य नहीं बनता, क्या ये बातें बाहर आ सकती थी? ये बातें तब आई जब उत्तराखंड राज्य बना, और उत्तराखंड भी किसने बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने बना। यदि भारतीय जनता पार्टी में उस समय में बची सिंह रावत जैसा व्यक्ति नहीं होता, पार्लियामेंट के अंदर एक रेजुलेशन लेके नहीं आता, तो
उत्तराखंड क्या, वहाँ 3-4 प्रदेश और बने थे, उन प्रदेशों के बारे में भी सरकार चिंता नहीं करती। जैसे पहले ढर्रे पे सरकार चल रही थी, उसी ढर्रे पे आज भी चलती। लेकिन आज भले हम कुछ कर लें, हम उस व्यक्तियों को भूल जाएं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बचे सिंह रावत जी, जिन लोगों की सोच की वजह से उत्तराखंड पृथक राज्य बना, उन लोगों के बारे में हम भले भूल गए होंगे। हम सोच रहे हैं सब कुछ हम हैं, हम कुछ नहीं। यदि उत्तराखंड की नींव को डालने वाले लोग थे तो ये लोग थे। आज प्रधानमंत्री जी ने वो तो उसमें 4 चांद लगाने का और काम कर दिया, 4 उनके उस रोडों का निर्माण कर दिया, वहाँ रेलवे का इस प्रकार का, वहाँ तक रेल को ले जाने का, वहाँ हर जगह कहीं ना कहीं जगह पे एट द स्पॉट वहाँ हवाई अड्डे बनाने का काम कर दिया। तो उससे क्या हुआ, टूरिज्म बढ़ा वहाँ, लेकिन लोगों को रोजी रोटी रोजगार मिला। आज उसकी अपनी एक अलग पहचान बन गई कि उत्तराखंड प्रदेश है, ऐसा मेरा लेकिन जो चारधाम यात्रा में अभी फिलहाल हो रहा है, जैसे कि सिर्फ डिजिटली लोग जा रहे हैं, जैसे कि अपनी रीलें बनाने, अपनी वीडियो बनाने, फ़ोटो खींचने, शराब की कुछ बॉटलें वहाँ से मिल रही हैं, इस तरह का तीर्थ नगरी में होना, उन लोगों को आपका क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से वहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये हम कहीं ना कहीं अपनी आत्मीयता के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो देवभूमि है, जहाँ इस प्रकार के का कृतज्ञ ऐसे घिनौने काम किए जा रहे हैं, वास्तव में आने वाली उनके अपने जीवन के अंदर वो कहीं ना कहीं पाप के सहभागी बन रहे। वहां पे उसको समझना, महत्ता को समझना चाहिए, और महत्ता को समझेंगे तो आने वाला भविष्य उन्हीं का उज्जवल होगा। जहां तक रही सरकार की बात है, सरकार उन बातों को जरूर करती है, लेकिन हर व्यक्ति तक सरकार नहीं इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि इतने संसाधन नहीं। मान लिया मैं वहां इस प्रकार का काम कर रहा हूँ, सरकार हर व्यक्ति पे तो नजर नहीं डाल रही ना। हम ऐसे स्थानों को जा करके अपने आप को निश्चित रूप से, मैं लगता हूँ, अपनी उसके साथ हम अन्याय कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना। भारत और पाकिस्तान जो भी फिलहाल स्थिति बनी हुई है, जिस तरह की चीज़ें भी चल रही है, और जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, और जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने विरोध किया है आतंकवाद विरोधी के तौर पर, उसको क्या, किस नज़र से आप देखते हैं? क्या ये सही था? और ऑपरेशन सिंदूर सुनते ही क्या मन में आया? निश्चित रूप से सिंदूर शब्द के पीछे कुछ न कुछ छुपा हुआ है, और सिंदूरी क्यों नाम रखा गया उसका, ऑपरेशन सिंदूर। हमारी बहनों के साथ क्या हुआ, हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ, उनके सामने क्या उन्होंने इस प्रकार का कृत्य कांड किया, और बहनों के साथ उनके सामने उनका सुहाग उजाड़ दिया। ये सिंदूर का ही बदला ले रहे हैं, और यही सिंदूर पाकिस्तान को कई भागों में बांट देगी। ये उनको इस प्रकार का श्राप मिल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसके बाद हमने देखा कि जो अंदर, घर के अंदर जो हम मतभेद देखते थे, वो बाहरी तौर पर सामने नहीं आए। जो तमाम पार्टियां हैं वो भी एकजुट हो गई हैं। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जो राष्ट्रीय लेवल पर पूरी दुनिया भर में जा रहा है भारत के लिहाज से। हाँ, निश्चित रूप से ये बात सत्य है। बच्चियां तो मेरी भी हो सकती, दूसरे की भी हो सकती, तीसरे राजनीतिक दल की बच्ची तो बच्ची है। यदि मेरे साथ इस प्रकार की घटना घटे तो मेरे दिल के अंदर कितना बड़ा ऐसा गुस्सा मेरे मन के अंदर आगे आएगा। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया, वास्तव में वो अभिनंदन के, व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के, उनको भावनाओं का सम्मान करने का, नरेंद्र मोदी ही ऐसा व्यक्ति है जिसने उसको करके दिखाया। भले लोगों का थोड़े दिन के लिए गुस्सा रहा हो, तुरंत अटैक नहीं किया, समय का इंतजार किया उन्होंने। इंतजार करने के बाद पाकिस्तान वो हालत हो जाएगी, वो भूखी तौर से मरेगा, ये मैं मानता हूँ। आज आप देख लीजिएगा, जिस प्रकार देख रहे हैं इंद्र देवता बरस रहा है, बरसने के बाद बाढ़ की ऐसी स्थिति आ गई है। उन्होंने नारी शक्ति के साथ जो उनका अपमान किया है, अब प्रकृति भी उनसे बदला ले रही है। मनुष्य तो ले रहा है, सेनाएं तो ले रही हैं, फौजें ले रही हैं, लेकिन अब प्रकृति भी लेने लगी है।
ये देखें आप, वहाँ बाढ़ की ऐसी स्थिति बन गई है, घरों से बेघर हो गए हैं। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। जिस प्रकार की लोग अन्याय करते हैं, अन्याय के बाद वो सोचते हैं कि साहब इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आ गया ना रिजल्ट, और पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना। अच्छा, अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मतलब एक वॉर की स्थिति हम कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो अब भी कह रहे हैं कि हैशटैग से नो टू वॉर, मतलब एक ट्रेंड चल रहा है कि ये युद्ध ना हो, युद्ध की स्थिति ना बने। आप ऐसे कुछ लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सम्मान है, सम्मान के लिए जीना चाहिए। जिसके अंदर, इंसान के अंदर ये आत्मीयता नहीं हो, तो मेरे को लगता है वो इंसान नहीं, वो जानवरों से भी आग गिरा हुआ इंसान है। और यदि हमारे देश के अंदर इस प्रकार का घृणित कार्य करके उसने हमारे बच्चियों के साथ, हमारे परिवार के साथ, वो जिस प्रकार के उनके साथ उनके कपड़े उतार करके उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए, और मिल गया है, मिलता रहे। चलिए, अब ये तो बातें हो गई, लेकिन राजनीति से इतर हम देखें तो एक परिवार है आपका, हंसता खेलता पूरा बड़ा परिवार है। तो राजनीति और परिवार दोनों को बैलेंस करना भी जिसको आता है, वो कहते हैं ना कि परमात्मा ने, आपने एक राजनीतिक तौर पे तो कहा कि बहुत साथ दिया, लेकिन परिवार के लिहाज से भी कहें तो परमात्मा ने पूरा साथ दिया। तो आप उसको कैसे बैलेंस कर पाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, परिवार को संभालने के लिए स्त्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग तो राजनीति गए हैं, सुबह 8 बजे अपनी कार में बैठे, अपने दफ्तरों में चले गए, अपने ऑफिसों में। यदि गृहिणी का योगदान जो है वो सबसे बड़ा है। हमें परेशानियां हमें नहीं आती, उन परेशानियों का समाधान वो किस प्रकार से करती। यदि जिस घर की गृहिणी यदि ठीक हो, जिस मनुष्य के साथ वो उसके साथ उसकी सहभागी और सहभागिनी के रूप में हो, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ वो कहीं फेल नहीं हो सकता। यदि गृहिणी ठीक नहीं होगी तो उस व्यक्ति का जीवन तो उसी प्रकार से हो। अब मान लिया हम सुबह ऑफिस से, घर से निकले, ऑफिस में गए, शाम को आकर के जब हम घर की स्थिति को देखेंगे, तो यदि गृहिणी ठीक ना हो तो वो नहीं चल सकता। मेरे को लगता है कि धर्मपत्नी का योगदान बहुत बड़ा योगदान है, और उनके योगदान के बगैर आदमी किसी रास्ते को पार नहीं कर सकता। मुझे याद है जब मैं पहली बार एमएलए बना था, उससे पहले जब मैं टिकट की दौड़ में लगा रहता था, तो हमारी घर में तो मेरी धर्मपत्नी उस समय में, अब वो कितने लोगों के जूठे बर्तन धोते थे, कितने वो करते थे, खाना बनाते थे, कितना कष्ट भोगते थे, ये तो उसकी आत्मा जानती है। लेकिन उसमें मुझे राजनीति में यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, राजनीति से कभी अगर खाली समय आप बिताते हैं तो आपको क्या करना पसंद है? क्योंकि राजनीति ही नहीं, हम लोगों के कई शौक होते हैं। एक शौक का जिक्र आपने पहले भी किया था, गाड़ियों का शौक बहुत है आपको, आज भी है वो शौक क्या? हाँ, लेकिन अब मुझे कोई इतना शौक नहीं। अब तो सिर्फ मन के अंदर है, परमात्मा जिस पोस्ट पे तूने भेजा है वो ठीक रहे, मुझे ऐसी सबुद्धि दे, ऐसे काम करने की ताकत दे, मैं खरा उतर सकूं। भाई इतना ही है। जिस प्रकार इतने लंबे अंतराल तक मैं राजनीति में रह करके अपने पे कलंक नहीं लगने दिया, आज तक कोई मेरे पे कलंक नहीं। मैं चुनाव लड़ने जा रहा था, मैं लोगों को एक बात कहता था, मैं सफेद चादर लेकर के आया हूँ, मैं इस चादर पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। आज तक भगवान की कृपा से उस पे कहीं दाग नहीं लगा। कोई आदमी मेरे पे दाग के नाम पे या भ्रष्टाचार के नाम से मेरे नाम अंगुली खड़ा नहीं कर सकता। इस प्रकार का रहा। मैं एक ही परमात्मा से चाहे सुबह उठता हूँ, भगवान को यही कहता हूँ, मुझे ऐसी शक्ति दे, मुझे मेरे पे कोई अंगुली ना उठा सके। भाई नहीं। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आया है। जैसे कि हम दिल्ली में रहते हुए कई त्योहार देखते हैं, उत्तरायणी, मकरैनी, हरेले को लेकर कई त्योहार हैं, फूलदेई को लेकर कई त्योहार मनाए जाते हैं। तो इस तरह के आयोजन हो, क्योंकि हम पहले की सरकार में देखते थे काफ़ी सपोर्ट केजरीवाल सरकार की तरफ से मिलता था उस समय उत्तराखंड के कई ऐसे फेस्टिवल्स को मनाने के लिए। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो क्या ये वैसे का वैसा रहेगा या उससे और बेहतर
जो हमारे हैं उत्तराखंडी, उनकी इस तरह से वो संस्कृति बड़ी रहे? निश्चित रूप से हम किसी भी तीज या त्योहार हो, कोई ऐसे कार्यक्रम हो, उनको कम तो नहीं करेंगे, लेकिन जिन प्रदेशों का गठन जिन दिनों के अंदर हुआ है वो हम जरूर मनवाएंगे, सरकार मनाएगी। आपने देखा होगा हिंदुओं का नव वर्ष कोई नहीं बनाता था। ये पहली बार दिल्ली विधानसभा में हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये हमने ये कार्यक्रम रखा। एक नहीं अनेक कार्यक्रमों को हम इसी प्रकार से रखने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, पॉडकास्ट तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड रख रही हूँ मैं। एक कुछ पूछूंगी मैं, आप उसका तुरंत आंसर दीजिएगा, है ना? एकदम से जैसे कि मैं कुछ पूछूं। ठीक है, आप तैयार हो? ठीक है, चलो। पहाड़ या दिल्ली, दिल के सबसे ज्यादा करीब क्या है? नहीं, पहाड़ तो जरूर है, लेकिन दिल्ली जो है वो मेरी कर्म भूमि है, वो मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि से मुझे बहुत लगाव है, लेकिन कर्म भूमि मेरी है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कर्म भूमि का अपने आप में अलग स्थान है और जन्म। ठीक है, अगर राजनीति में नहीं होते तो आप क्या होते? नहीं, ये तो अब वो समय बताता, समय क्या होता। फिर भी मतलब एक चाहत होती है ना कि मैं ये करूंगा जाके, क्या? नहीं, अभी ये तो मैं कह नहीं सकता था, लेकिन ये तो समय की बात है। लेकिन अब जब राजनीति में हूँ तो राजनीति की ही बात करूँ। अगर उत्तराखंड लौटने का मौका मिले तो कहाँ बसना नहीं, चाहेंगे? मैं अपने गांव में बसूंगा। मेरे लिए मेरा गांव जड़ से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। उत्तराखंड का फेवरेट खाना, गौत की दाल या भटकी चुड़कानी? नहीं, हाँ, दोनों चीजें हैं। अच्छा, उत्तराखंड की एक चीज जो दिल्ली में अभी भी याद आती है कि वो अगर यहाँ होता तो अच्छा लगता? वैसे बहुत सी चीजें हैं। चलिए ठीक है, किस नेता की एक आदत जो आप में नहीं है और आप चाहते हैं कि नहीं आ सकती? बिल्कुल, एक ऐसी आदत जो ये तो नहीं आएगी। नहीं, एक नाम नहीं ले सकते आप, मतलब बोल सकते हैं, वैसे नाम नहीं लीजिए। नहीं, एक तो मेरे में सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं कट्टर आदमी हूँ। और कट्टर होने का मतलब ये होता है कि नेताओं में जरा लचीलापन ज्यादा होता है, झूठ प्रेम इस पे विश्वास करते। आप में मैं नहीं आ बिल्कुल सकते। नहीं, मैं इसको पसंद भी नहीं करता हूँ। जो आदमी झूठ बोलता है या पैसा काम करता है, मैं उसको देखने भी पसंद नहीं करता। ठीक है, पार्टी विप मिले और आपका दिल कुछ और कहे तो किसकी सुनेंगे, अपने दिल की या पार्टी विप की? नहीं नहीं, निश्चित रूप से दिल की भी बात सुननी चाहिए, पार्टी की बात को भी सर्वोपरि बनानी चाहिए। जिसने आपकी पहचान बनाई है, मेरे लिए मेरी पार्टी सर्वोत्तम है। ठीक है, पीएम मोदी जी से मिलकर पहला ख्याल एक शब्द में? ना, निश्चित रूप से मैंने मोदी जी का वो समय भी देखा जब वो प्रचारक के रूप में आए थे। ये 2008 की बात है या 13 की। मैंने उनको देखा, वो हम बैठे रहे आपस में से, उनके गले में एक थैला सा टका हुआ था। और तो मैं देखता हूँ उस व्यक्ति को, उस समय का और आज के देख। अच्छा, आजकल फिल्मों का दौर बहुत चल रहा है, तो एक आंसर क्वेश्चन था, बहुत शॉर्ट में था, मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा आप और बोल दें। फिल्में बन रही है उत्तराखंड में, सब्सिडाइज भी हो गई है, सरकार कर रही है, और आजकल बायोपिक का दौर भी बहुत चल रहा है। और आपका जो मतलब मैं देख रही हूँ पूरा जीवन जो उत्तराखंड से शुरू होकर दिल्ली में और इस तरह से छाया हुआ है, आपको लगेगा मतलब आप चाहते हैं कि आप पर बायोपिक बने, और अगर बनेगी तो मतलब कैसी बननी चाहिए, ऐसा कुछ सपोर्ट करेंगे आप? मुझे क्या करना है ऐसा। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ, पहाड़ से आया हुआ व्यक्ति कभी ऐसा नहीं सोच सकता मैं इस यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। इसके पीछे कहीं ना कहीं परिवार के साथ और पुनर्जन्म का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं जो भी हूँ, मैं अपने दम पे नहीं हूँ। मेरे पुनर्जन्म में मेरे पूर्वजों ने जो काम किया है, मैं उसके आधार पे आज यहाँ खड़ा हूँ। तो चलिए, ये था आज का पॉडकास्ट, और मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनसे हमने जाना कि किस तरह का उतार चढ़ाव का जो जीवन है उनका, वो अल्मोड़ा के अजरोली गांव से शुरू हुआ, फिर दिल्ली में आकर किस तरह से अपनी जड़ों को मजबूत किया, और निश्चित तौर पे माता पिता का साथ उनका रहा, परमात्मा की देन रही, और आज इस मुकाम पर पहुँचे। और परिवार का साथ किस तरह से उनका साथ रहा है, ये भी उन्होंने बताया। तो मोहन जी, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा बता दीजिए, हमने जो आपका इंटरव्यू लिया है, जो पॉडकास्ट किया है, कैसा आपको लगा? नहीं तो हर बात को अपने दिलों से छूने वाला, दिल के अंदर क्या क्या चीजें, कैसे दिल में क्या चीजें तो होती, बहुत सी बातों को
तो चलिए, ये था पॉडकास्ट और उम्मीद है कि हमारे इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको और भी कुछ जानने को मिला होगा हमारे जो दिल्ली के डिप्टी स्पीकर हैं, और उम्मीद है कि आपकी इन सारी उम्मीदों पे हम खरा उतरे हों। तो अगर कुछ लम्हे, कुछ ऐसी यादें आपकी भी मोहन जी के साथ जुड़ी हुई, और अगर आप उनके क्षेत्र के हैं, अगर उन तक आप आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सिंह बिष्ट जी, समय देने के लिए और हमारे साथ इतना अच्छा एक पॉडकास्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।